नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेंदुरिया। परख पर आपका स्वागत है। परख पर हमने बीते दिनों प्रोफेसर रामचंद्र गुहा और वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी जी का इंटरव्यू किया था और आज इसी सीरीज में हमारे साथ हैं वरिष्ठ इतिहासकार एस इरफान हबीब सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। इरफान सर की जिस किताब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनलिज्म द एसेंशियल राइटिंग्स। 2017 में आई ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रवाद में जिस तरह आजकल हमारे देश में चुनाव और तमाम तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको समझने के लिए, उसके सिरे समझने के लिए सर अभी नेशनल एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अबुल कलाम आजाद चेयर रह चुके हैं। जिहाद और इत्तेजाद, आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह टू मेक द डीप हियर, सिचुएटिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस और इनकलाब भगत सिंह ऑन रिलीजन एंड इवोल्यूशन जैसी बेहतरीन पुस्तकें लिख चुके हैं। मैं शुरुआत सर इस इंटरव्यू की शुरुआत इस सवाल से करना चाहता हूँ, क्योंकि हर किताब की एक पृष्ठभूमि होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब 2017 में आप ये किताब लिख रहे थे, तो इस किताब का जन्म कैसे हुआ और इसकी पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी लिखने रचने की प्रक्रिया कैसी रही है? नहीं, मैं पिछले कुछ सालों से करीब 10 साल 15 साल से बहुत कुछ राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में लिखता रहता हूँ और जो लिखता हूँ उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। जो मेरा जो अपना काम है राष्ट्रवाद पर और राष्ट्रीय आंदोलन पर, खासतौर से भगत सिंह और उनके साथियों पर, उसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे अक्सर हमारे सामने आते हैं और भगत सिंह को लेकर बहुत सी चीजें आजकल कही जा रही हैं। बहुत पहले से कहते हैं लोग, लेकिन आजकल क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रचलन कुछ ज्यादा है और एक खास किस्म का राष्ट्रवाद का बढ़ावा हम देख रहे हैं अपने समाज में और देश में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने भगत सिंह को आम जनता को कैसे समझाया जाए, भगत सिंह के राष्ट्रवाद को कैसे समझाया जाए, सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद को कैसे समझाया जाए, गांधी के राष्ट्रवाद को कैसे समझा जाए। सब ये लोग राष्ट्रवादी थे, लेकिन ये राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करते थे। तो इसको लेके मैंने 1000 वर्ड 2000 शब्द, इससे छोटे छोटे आर्टिकल लिखे, वो हिंदी में भी लिखे कभी कभी, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादातर। तो ये हमारे जो पब्लिक, मैं तो मौलाना आजाद पर काम कर रहा हूँ आजकल, तो ये जब 2017 में आई तो मेरे पास पब्लिशर का कांटेक्ट उन्होंने किया कि भाई हम आपकी ये राइटिंग्स देखते रहते हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट इस पर करें, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में एक बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है इस विषय पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना जो वो किताब का प्रोजेक्ट था उसको थोड़े दिन, 1 साल के लिए टाला और फिर वो साल 1.5 साल में ये सोचा कि कैसे इसको किया जाए, और उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर इरादा ये किया कि 19वीं सदी से लेकर और आज तक तो नहीं, क्योंकि आज तक अगर हम आते तो उसमें बहुत सारी राजनीतिक उसके विश्लेषण किए जाते। तो 1960 जयप्रकाश नारायण तक देखा जाए कि जाहिर है कि एक किताब में आप पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े जो नेता हैं और थिंकर हैं, राइटर्स हैं, उनको आप नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन चुनिंदा लोग जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं हमारे राष्ट्रवाद के, जिनसे हम राष्ट्रवाद को परिभाषित कर सकते हैं अपने हिंदुस्तानियों के लिए, उन लोगों को मैंने इसमें चूज किया। और फिर उनके जो कुछ लेख मिले जो हमारे इस थीम से, इस विषय से, संस्कृति और राष्ट्रवाद दोनों को मिला के जिन्होंने लिखा, जो बोला, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया। और कोशिश ये की, इसकी इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा है, और इसलिए कोशिश ये किया कि लोगों को समझाया जाए कि इतिहास में राष्ट्रवाद क्या रहा है, हिंदुस्तान के बाहर राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे दी गई, जन्म इसका कहाँ हुआ, हम उसको कैसे देखते हैं, हमारे जो नेता थे वो 19वीं सदी से लेके जयप्रकाश नारायण तक उसको किस तरह से देखते रहे। तो एक बड़ी आर्बिट्ररी किस्म का मैंने सब 13 डिवीजन किए, चैप्टर्स किए, और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं दी। वो मेरी अपनी है, उसमें आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को जिनको इंक्लूड किया है उनके काम को ध्यान में रखते हुए ये परिभाषाएं मैंने या चैप्टराइजेशन किया। सर, मैं इस एक सवाल पर आऊँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरे लिए तरफ से। इसमें 23 मेरे पुरखे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल
हाँ, 23 मेरे पुरखों के इसमें विचार हैं। सर ये 23 विचारों हमारे पुरख, हमारे पुरख, सॉरी हमारे पुरख, हमारे 23 हमारे पुरखों के विचार हैं, इस बात जी 23 हमारे पुरखों के इसमें विचार हैं। तो इसमें कई धड़े रहे हैं, जाहिर सी बात है, कई असहमतियां हैं, लेकिन सर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन 23 में आप समानांतर पाते हैं, या आप कहते हैं कि कम से कम ये हर व्यक्ति के नेशनलिज्म में 23 ना हो, 20 हो, 18 हो, लेकिन हमारे पुरख कौन सी बातों पर 23 सहमत थे, सबके सब इस बात पर सहमत थे? जो एक रनिंग थीम है, जो सब लोगों के विचारों में पाई जाती है, सब लोगों की राष्ट्रवाद की परिभाषा में आपको पाई जाएंगी, चाहे वो धर्म से प्रेरित हो, चाहे वो किसी और विषय से प्रेरित हो, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो सब में है, आपको मिलेंगी। अब वो क्या है? ये वो चीजें हैं जिनकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये वही चीजें हैं जिनको हम आज मिस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें शामिल कर दी जो इन 23 में से किसी में नहीं पाई जाती। जो आज की राष्ट्रवाद की परिभाषा है, उस परिभाषा में इन 23 लोगों में से किसी में भी आपको वो लक्षण नहीं मिलेंगे जो आज के राष्ट्रवाद में हमें देखने को मिलते हैं। अब वो क्या है? वो है जैसे राष्ट्रवाद के लिए किसी से नफरत करना जरूरी नहीं है। राष्ट्रवाद अपने आप में एक अच्छी चीज थी। आज तो राष्ट्रवाद एक्चुअली वो उतना अच्छा कोई पॉजिटिव फीचर नहीं है कहीं भी। देशभक्ति है, पेट्रियटिज्म है, वो हमेशा रहेगा। और दुख की बात यह है कि पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि राष्ट्रवादी होना और देशभक्त होना ये दो अलग चीजें हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये थोड़े से शब्दों में उसको बताने की कोशिश भी की है, लेकिन आज हमारे देश में ये डिस्टिंक्शन नहीं मिलता। इन सब 23 लोगों के जो लेख हैं उनमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। वो उनका राष्ट्रवाद में कहीं ये नहीं था कि आप किसी भारतीय को अलग कर दें अपने देशभक्ति से, अपने राष्ट्रवाद से, कुछ लोगों को शामिल कर लें, या किसी देश से आप नफरत करने लगे राष्ट्रवादी होने के लिए, है? या झंडा उठा के आप चलेंगे तभी आप राष्ट्रवादी होंगे, या कुछ नारे आप लगाएंगे, कुछ स्पेसिफिक नारे जो आपने आज चूज कर लिए अपने लिए, उन्हीं नारों को लगाने के बाद आप राष्ट्रवादी होंगे। तो इस तरह की चीजें आपको पूरे 23 लोगों के लेखों में कहीं नहीं मिलेंगी। और इन लेखों में नहीं, आप और भी ढूंढ लें इसके अलावा, क्योंकि मैंने तो कुछ चुनिंदा चीजें इस्तेमाल की हैं, लेकिन आप अगर और भी देखेंगे तो उनकी लेखों में कहीं इस तरह की भावना नहीं मिलती। और नफरत की भावना तो है ही नहीं किसी में भी। आपस में मतभेद हो सकते हैं, आपस में मतभेद थे, उसको हमें कवर नहीं करना चाहिए, और मैंने उसमें कोशिश भी की है दिखाने की, लेकिन एक दूसरे से नफरत नहीं थी जो आज हमें देखने को मिलती है राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर। ये फीचर्स हैं जो हम आज के राष्ट्र में जी नहीं, आप कंप्लीट कीजिए जी बस। हाँ नहीं, मैं यही कर रहा और कुछ आगे कहूँगा। अच्छा, एक बात मुझे इसमें, हालांकि 23 पर हम विश्लेषण नहीं कर सकते, तो इंटरव्यू का मतलब उसकी समय सीमा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ईमानदारी से कहूँ सर, भगत सिंह जी और प्रफुल्ल चंद्र रे, इस पर अगर आप हमें इनके विचारों से राष्ट्रवाद पर थोड़ा हमें अवगत करा सकें, क्योंकि भगत सिंह पर आपकी 2 किताबें भी है, तो मैं चाहूंगा आपसे इस पर, और आप मॉडर्न साइंस के आप हिस्टोरियन भी हैं, तो प्रफुल्ल चंद्र रे और इनकी, क्योंकि ये 2 अलग अलग बिल्कुल वैचारिक धरातल से आते हैं, तो इनके राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे सर? देखिए, प्रफुल्ल चंद्र रे को जब मैंने फैसला किया इसमें इस्तेमाल करने का, उसको इस्तेमाल करने का फैसला आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को फैसला इसलिए किया क्योंकि मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ साइंस है, और मैंने क्योंकि रे को बहुत पढ़ा और बहुत सारे उनके काम देखे और उनकी राइटिंग्स देखी, उस वक्त ये महसूस हुआ कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति रहा हमारे देश में, जिसने सिर्फ केमिस्ट्री पर काम नहीं किया, जिसने केवल साइंस पर काम नहीं किया, जो केवल लेबोरेटरी साइंटिस्ट नहीं था ना, वो एक इंटेलेक्चुअल था जो उस समय की जो विचारधाराएं थी, उस समय का जो हिंदुस्तान था, उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट करता था ना। और इसलिए उनको सिर्फ साइंटिस्ट कह के एक कोने में रख देना
वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के साथ इतिहासकारों की ज्यादती है, इतिहासकारों की, क्योंकि इतिहासकारों ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मेरे अलावा किसी ने नहीं किया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जेसी बोस जैसे लोग, जिनको हम सिर्फ साइंटिस्ट मानते हैं, जेसी बोस की और बहुत सी राइटिंग्स हैं जिसमें वो देश के बारे में बात करते हैं। एम एन साहा जो हमारे देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं, सिर्फ साइंस की नहीं। तो ये वो लोग थे जो देश के निर्माण में शामिल थे, देश के राष्ट्रवाद को बनाने में शामिल थे। तो पीसी रे का एक बहुत ही सुंदर जो मेरा इसमें मैंने प्रयोग किया है, वो उनका एक कॉन्वोकेशन एड्रेस है जो 1923 में उन्होंने दिया। अब वो बहुत बड़ा है, मैंने इसमें सिर्फ वो हिस्सा इस्तेमाल किया है जो मेरे थीम से मैच करता है, क्योंकि वो उसमें साइंस की बात करते हैं, इस्लाम और साइंस की बात करते हैं एक बड़ा सेक्शन में, तो जो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था इस किताब के थीम के हिसाब से। लेकिन जहां उन्होंने बात कहनी शुरू की इस्लाम और मुसलमानों का राष्ट्रवाद, मुसलमानों की देशभक्ति, मुसलमानों का कल्चरल एसिमिलेशन, मुसलमानों का हिंदुस्तान में शिरकत, यहाँ की राजनीति में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की कल्चर में, यहाँ की हर चीज में एक मिलीजुली साझी जो शिरकत है देश के निर्माण में, उसमें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बड़ा जोर दिया। और वही एक मुद्दा था जिस वजह से मैंने उनको इसमें इस्तेमाल किया, और कोशिश ये की कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एक उस सेक्शन का, जिस सेक्शन को हम ये मानते ही नहीं कि वो उनके पास कुछ था कहने के लिए इन मुद्दों पर, इन विषयों पर। तो ये लेख उस बात को झूठा साबित करता है कि देश का जो संस्कृति है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, और देश की जो सामाजिक ढांचा है, और देश का जो राष्ट्रवाद है, उसमें पीसी रे जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उनका अपना एक रोल है, और पीसी रे तो एक एग्जाम्पल है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको हम इतिहासकारों को इस्तेमाल करना चाहिए, हम उनको साइंटिस्ट कह के छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पीसी रे की किताब पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी उनकी है वो पढ़िए, या लाइफ ऑफ ए केमिस्ट ये किताब है वो पढ़िए, या तो हिंदी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री है। उन सब किताबों में जिस तरह के इतिहास की बात उन्होंने की है, सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो इतिहास की बात करते हैं। मतलब बहुत से इतिहासकारों ने उस तरह से नहीं लिखा जैसे पीसी रे लिखता है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है इतिहासकारों का, एक बड़ा अच्छा सोर्स हिस्ट्री का वो उससे हम महरूम हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। मिडिवल पीरियड जिसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है आजकल सब कुछ। अब पीसी रे के बारे में देखिए कि पढ़िए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो क्या लिखते हैं ना, जिसको पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या कहानियां बना दी गई, तो वो उनका पढ़िए, पीसी रे क्या लिखते हैं उसके बारे में। तो ये सब चीजें हैं जो हम इन साइंटिस्ट से सीख सकते हैं। और भगत सिंह का राष्ट्रवाद, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, मैं एक चीज से बड़ा चौंका सर, एक चीज से बड़ा चौंका मैं, वो मदन मोहन मालवीय की बात जो वो कर रहे हैं वहां पर, तो मुझे बड़ा एज ए स्टूडेंट ऑफ 20 इयर्स मुझे बड़ा मैं चौंका सर। इस पर आप जरा प्लीज बताएं, भगत सिंह का राष्ट्रवाद किस तरह है? भगत सिंह का देखिए, भगत सिंह का जो राष्ट्रवाद है वो, एक तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के हिंदुस्तान में ये है कि राष्ट्रवाद धर्म आधारित नहीं हो सकता, धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे देश में जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स हो, जिसमें कितने सारे धर्म हो, संस्कृतियां हो, और उन सबको मिला के एक हिंदुस्तान का निर्माण किया गया हो, उस हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता धर्म आधारित, धर्म केंद्रित नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा सबक हमें भगत सिंह के जीवन से मिलता है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने तो अपने आप को एथिस्ट डिक्लेयर किया। भगत सिंह ने तो लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और उसको 20 पेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं नास्तिक क्यों हूं। अगर भगत सिंह अपने आप को नास्तिक कहने के बाद हम भगत सिंह को एक परम राष्ट्रवादी मान सकते हैं बिना धर्म के, वो तो उनका अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है, हम नहीं कह रहे। तो अगर उनको जरूरत नहीं पड़ी धर्म की, तो आज आपको धर्म की जरूरत क्यों पड़ रही? या तो आप
भगत सिंह को गलत मानिए या आप गलत हैं। तो पहला सवाल तो ये है, और मैं इसको बार बार उठाता हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है, किताबें भी है, दोनों किताबों में है, और जहां जहां मैं बोलता हूँ मैं वहां ये कोशिश करता हूँ लोगों को बताने की कि भाई धर्म एक अलग चीज है, राष्ट्र अलग चीज है। धर्म के आधार पर ना देश बनते हैं, जो देश बने थे बांग्लादेश और पाकिस्तान देख लीजिए क्या हुआ, और इसी तरह की मिसालें मिल जाएंगी। इस्लाम के नाम पर अगर एक राष्ट्रीयता होती, जो मैंने अपनी इस राष्ट्रवाद वाली किताब में भी लिखा है, अल्लामा इकबाल और मदनी का जो चैप्टर है, कि अगर धर्म आधारित राष्ट्रवाद पर, इस्लाम के नाम पर अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा होती, तो आज 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क ना होते। एक इस्लाम के नाम पर बनाना तो एक मुल्क बन जाए ना, नहीं हो सकते, बने। क्योंकि अरेबिक नेशनलिज्म अलग है, पर्शियन नेशनलिज्म अलग है, टर्किश नेशनलिज्म अलग है, इंडियंस अलग डिवाइडेड है डिफरेंट नेशनलिज्म में। तो ये मल्टीप्लिसिटी है। तो ये होमोजेनिटी ढूंढना, ये कहीं समकालिक और विषमताओं को खत्म करना, हाँ, ये कोई बहुत ही सफल प्रयास नहीं है और ना सही है। तो भगत सिंह का तो सबसे पहला तो ये। दूसरी चीज, भगत सिंह ने साफ तौर से लिखा कि वो कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता जिस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विषमताएं हो। जो देश जाति के नाम पर बटा हो सदियों से, उस देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप अंग्रेजों से कहते हैं कि आपके साथ भेदभाव का बर्ताव करते हैं। आप बरसों से अपने लोगों के साथ बर्ताव करते रहे। तो ये बॉम्बे काउंसिल के एक मेंबर को कोट करते हैं इसमें पूरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1928 में उन्होंने ये लिखा, 28। तो और उस वक्त भगत सिंह की उम्र, मैं बार बार इस बात को लोगों को याद दिलाता हूँ कि भगत सिंह की आयु 23 साल 4-6 महीने थी जब उनको फांसी हुई। और जब उन्होंने ये सब कुछ लिखा जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, उस समय उनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल थी, 22 साल थी। तो इस उम्र में तो आज का नौजवान कोहेरेंटली सोच भी नहीं पाता, और वो इतने जटिल समस्याओं पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लेखन जी, तो वो लेखन पॉसिबल था क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे। वो इतना पढ़ते थे कि कभी कोई समय किसी भी साथी ने, जो भी उनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, हर साथी ने, जयदेव कपूर से लेके जितेंद्र सान्याल और अजय घोष, इन सब ने लिखा, और यशपाल, सब ने लिखा एक कॉमन बात कि भगत सिंह को हमने कभी बिना किताब के नहीं देखा। एक किताब उनके हाथ में होती थी, 2 किताबें उनकी जेब में होती थी, तो ये उनकी पहचान थी। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना पढ़ा हो और पढ़ने के बाद उन सब चीजों को परिभाषित किया हो अपने जीवन में, लेखों में, तो उस व्यक्ति के बारे में तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। और हमने उसके साथ ज्यादती की कि उसकी इन सब लेखों को ना समझने की कोशिश की, ना उनको कभी याद करने की कोशिश की। सही बात, बस टी-शर्ट पहन के और वो बस चला दिया हमने। शहादत की बात करते हैं, शहादत तो भगत सिंह के साथ तो 2 और शहीद हुए थे, वो भी राष्ट्रभक्त थे, और उनसे पहले बहुत से लोग शहीद हुए, उनके बाद बहुत से शहीद हुए, जिसकी हम इज्जत करते हैं, करना चाहिए। लेकिन भगत सिंह को इन सब लोगों से अलग हमें देखना है, क्योंकि भगत सिंह ने एक विरासत छोड़ी, एक विचारों की विरासत, लेखों की विरासत। अगर वो ये सब न लिखते, आज हम बात नहीं कर रहे होते उनके बारे में। हम ये सब बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिला, और पढ़ने के बाद हमने समझा। जी, मैं एक बार अपने अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ सर। हमारे प्यारे हाँ, वो सर उस पर टिप्पणी कर दीजिए प्लीज आप। मैं बड़ा चौंका उस पर, तो उसका पूरा संदर्भ क्या? देखिए, संदर्भ उसका ये था कि मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये सब लोग बहुत ही कमिटेड लोग थे, जो चाहते थे कि देश में ये जाति विशेष की जो विषमताएं हैं, छूत के जो सवाल है देश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। और ये सिंसियरिटी को हम डाउट नहीं कर सकते। और मालवीय जी बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते थे,
वहां पर दलित शब्द तो उस समय नहीं था, लेकिन जो अछूत लोग थे उनको इकट्ठा करके उनसे विचार विमर्श बातचीत की जाती थी। इसी तरह की एक मीटिंग उन्होंने की होगी 1928 में, जब भगत सिंह ने लेख लिखा। और उस मीटिंग में कहीं हुआ होगा जो भगत सिंह लिख रहे हैं, मुझे तो उस पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने लिखा कि साहब ये लोग हमारे बड़े नेता हैं, मैं और हिम्मत की मैं दाद देता हूँ भगत सिंह की। एक नौजवान 20-21 साल का नौजवान मदन मोहन मालवीय जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह के विचार लिख रहा है, बोल नहीं रहा है, लिख रहा है। लिखने में और बोलने में अंतर है ना? लिखना और वो तो हमेशा के लिए रह जाता है, बोलने वाली चीज तो फिर आप भूल जाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई हमारे तो ऐसे लीडर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं और अछूत लोगों को बुलाते हैं मंच पर, उनसे गले मिलते हैं और उसके बाद घर जाकर वो कपड़ों समेत नहाते हैं। उनका जो स्पर्श है, उस स्पर्श से उनको मुक्ति तब मिलती है जब वो अपने आप को कपड़ों समेत नहा लेते हैं। तो जब तक ये सोच हमारी नहीं जाएगी, मानसिकता नहीं जाएगी, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, लेकिन चूहा हमारे रसोई में जा सकता है, हमारे रसोई में नहीं जा सकता। तो ये सब चीजें हैं जो 1928 में भगत सिंह लिख रहे हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ कई बार कि ये कहना कि भगत सिंह ने जो उस समय लिखा वो आज भी रेलेवेंट है, मुझे ये कहते हुए दुख होता है, क्योंकि भगत सिंह आज इरेलेवेंट हो जाने चाहिए थे। भगत सिंह जो उस समय कह रहे थे धर्म के नाम पर राजनीति हो या जाति के नाम पर हो, ये सब सवाल तो हमें सुलझाने ले चाहिए थे आज। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उतना ही रेलेवेंट पाते हैं भगत सिंह को जितना उस समय थे भगत सिंह। 92 बरस बाद भी, हाँ, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि भगत सिंह आज भी उतना रेलेवेंट है। एक मेरा सवाल इसमें यह है, हमारे प्यारे बापू पर है। जब बापू का मैं राष्ट्रवाद आपका लेख पढ़ रहा था, वो इवनिंग जो स्पीच है, उसमें एक पूरा कोरस सेंटर आइडिया जो मुझे मिला वो ये था कि हेट एविल नॉट एविल, मतलब पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं करिए। सर एक मतलब ये मेरी हम सब के बीच में कई बार हमको गांधी खुद भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। मैं आपसे इसमें समझना चाहूंगा सर कि गांधी का जो राष्ट्रवाद का सेंट्रल आइडिया है वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के बिना मुझे आजादी मिले, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स को खत्म करके मिले, ऐसी आजादी नहीं चाहिए। तो ये हम कैसे अपने जीवन में अगर हम गांधी का राष्ट्रवाद अपनाना चाहें तो एविल और एविल डूअर के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करें सर? ठीक है, ऐसा है कि ये गांधी जी का एक अपना एक फिलोसॉफिकल पोजीशन थी। गांधी जी की जो सोच है राष्ट्रवाद के बारे में, वो एक उसी तरह की सोच है जैसे उनकी सोच। मैं कह रहा था कि गांधी जी का जो अपनी विचारधारा थी, उस विचारधारा में उनके कुछ कमिटमेंट्स थे जो उनकी फिलॉसफी से जुड़े हैं। उससे कांग्रेस पार्टी में ही बहुत से लोग थे जो उन सब चीजों को उस तरह से नहीं देखते थे जैसे गांधी जी देखते थे। जैसे अहिंसा पर नेहरू के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार या और बहुत सारे लोगों के विचार बड़े भिन्न हैं। जबकि नेहरू पूरी जीवन गांधी के साथ गुजारा, लेकिन ओपनली क्रिटिसाइज किया, जिस पर गांधी जी ने डांट भी लगाई। क्रांतिकारियों से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, नेहरू की रिलेशनशिप बिल्कुल अलग थी, गांधी की बिल्कुल अलग थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो गांधी जी की बड़ी स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनकी फिलॉसफी के, उनकी विचारधारा के। उसमें ही राष्ट्रवाद का भी है कि राष्ट्रवाद में वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्रवादी होने के लिए किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। हम सब एग्री करते हैं, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब वो उसको एक और लेवल तक ले जाते हैं आगे कि मैं अपने राष्ट्रवाद को या अपनी राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेजों से भी नफरत करके आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे इविल से नफरत है, इविल डूअर से नहीं है। अब वो उस पर एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब इविल डूअर में इविल में आप इतना कैसे आप एक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे पूरा, कैसे करेंगे? तो वो उसमें बहुत सारी सवाल हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी का अपना एक व्यक्तित्व था जिसको उन्होंने अपने जीवन में पूरे एंड तक परस्यू किया।
अब उस पर डिबेट चल रही है, चलती रहेगी, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे नहीं लगता है कि उस पर हमें करना, हमें उससे जो सीखना है, जो कॉमन चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो आज रेलेवेंट है, वो ये है कि इज हेट्रेड नेसेसरी टू बी ए नेशनलिस्ट? क्या नफरत जरूरी है किसी से? जी सर, मैं इसी सवाल को सबसे जरूरी संदर्भ पर लेकर आ रहा हूं, जो हमारा वर्तमान का राष्ट्रवाद का स्वरूप है। मैं 15 साल का था सर जब राष्ट्रवाद पर पहली वो बहस निकली थी जेएनयू के बाद से, 15 साल। उसके बाद से लगातार मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चलाया और वो तमाम चीजें होती थी। सर, मैं आपसे इसका विस्तार से उत्तर ये चाहूंगा कि आज हमारा जो राष्ट्रवाद का स्वरूप विभत्स होता जा रहा है, इसके आप क्या खतरे हैं, और सबसे बड़ी बात, इसके वे फॉरवर्ड क्या है सर? हम इसको रिवाइव कैसे करें? इस पर आपकी टिप्पणी। ऐसा है कि ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, मेरे लिए ये एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत है ना। मैं नहीं समझता हूँ कि जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, या जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, या जो लोग जिन लोगों ने इसको परिभाषित किया है, जिस तरह से किया है, जो आज हमें देखना ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है, वो लोग भी समझते हैं कि इसके खतरे क्या हैं। वो जानते हैं कि इससे देश में विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उनको बढ़ावा मिलता है ना, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि वो खुलेआम साफ तौर से इसको ओपनली कहते हैं। लेकिन ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में जहां बहुत सी खूबियां हैं, वहां बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों में एक कमी ये है, जहां आप ये जो फॉल्ट लाइन्स अब ने शामिल हो गई है राष्ट्रवाद, कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है। जो राष्ट्रवादी है वो देशभक्त है ना, और ये फर्क खत्म हो गया कि देशभक्त और राष्ट्रवाद दो अलग चीजें हैं ना। आप राष्ट्रवादी ना होते हुए भी देशभक्त हो सकते हैं ना, क्योंकि देशभक्ति, पेट्रियटिज्म एक अलग चीज है। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत चल रही हैं। लोग जानते हैं, जब तक देश के नौजवान, देश के लोग इस फर्क को नहीं समझेंगे, इस नियत को नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है ना, कि हर जगह राष्ट्रवाद है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो ना, चाहे वो जो भी काम होता है वो देश के हित में होता है ना, चाहे देशवासी उससे उत्पीड़ित हो रहे हो ना, चाहे देश गरीबों का उससे कोई फायदा ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो देश हित में है। तो इसको समझने मतलब हर चीज को आवरण पहना दिया, आवरण, क्योंकि वो बड़ा आसान है, बहुत कन्वीनियंट है, उससे बहुत सी कमियों को आप छिपा सकते हैं, उसमें बहुत से मुंह बंद कर सकते हैं आप। अगर आपने सवाल उठाया तो आप देशभक्त नहीं है। तो ये आज जो पिछले कुछ साल में हो रहा है, ये एक सोची समझी प्लानिंग साजिश का हिस्सा है। तो मैं इसको राष्ट्रवाद मानता ही नहीं, ये राष्ट्रवाद है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद तो हम जो इससे पहले लोग थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे भाई। हमारे जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, राष्ट्रवाद को तो उन्होंने परिभाषित किया, और उन लोगों को ये लोग जो आज परिभाषा दे रहे हैं राष्ट्रवाद की, ये लोग उन लोगों को उस समय भी क्वेश्चन करते रहे। तो ये लड़ाई तो आज नहीं है, ये लड़ाई तो आजादी से पहले से चल रही है। और पटेल, आजाद, नेहरू और हमारे जितने भी उस समय के लीडर्स थे, वो सब इस सोच के खिलाफ लड़ते रहे कि हमारा राष्ट्रवाद कॉम्पोजिट होना चाहिए, हमारी राष्ट्रवाद मिला जुला होना चाहिए, हमारा राष्ट्रवाद साझा होना चाहिए, हमारे राष्ट्रवाद में हमदर्दी होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हम डिफाइन करके हमको दी गई, और जिसको हमने अपने जीवन में बहुत समय तक आगे बढ़ाया। हम अपने जीवन में देखते हैं राष्ट्रवाद को, बचपन में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कि हमने कभी राष्ट्रवाद के लिए झंडे की जरूरत महसूस नहीं की। हम तो प्रतीकात्मकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी प्रदीप के गाने सुनकर ही राष्ट्रवादी हो जाते थे, और मतलब इस तरह की चीजें थी। झंडा तो फहराने की इजाजत ही नहीं थी हमारे यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल के केस के बाद इजाजत दी है, वरना झंडा लेके तो निकल ही नहीं सकता था कोई। तो ये तो एक अमेरिकन नेशनलिज्म है, अमेरिकन नेशनलिज्म है, जहाँ झंडे का एक अपना विशेष स्थान रहा है, हमारे नहीं था। ओके,
इसमें मैं एक बात और समझना चाहूंगा सर आपसे, इस ये आखिरी सवाल के तौर पर। आपने अभी शुरुआत में एक बात कही, अभी तो मुझे याद है, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद पर कुछ लिखे। तो अगर आप हमारे हाँ दर्शकों के लिए अपनी अगली किताब के बारे में कुछ बताना चाहें, जो भी कुछ हो, तो हाँ। बड़ी आपकी अगली मैं किताब का मैं विषय। मैंने मैंने कोशिश ये किया है इस किताब में, अभी तो आधे से ज्यादा तो ये भी बहुत कुछ है लिखना, कि इसमें जी। मौलाना आजाद जैसा व्यक्तित्व जो हम्म। एक एक धार्मिक स्कॉलर है हम्म। और धर्म से प्रेरित है, लेकिन हम्म। के बावजूद हम्म। वो अपने आप को सिर्फ सिर्फ इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता। और हम्म। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ बताने की कि भाई मौलाना आजाद कोई मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं है, हम्म। वो राष्ट्रवादी है। वो एक मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडर थे जो हम्म। सबकी बात करते थे, मुसलमानों भी करते थे। तो उनको सिर्फ हम्म। मुस्लिम नेशनलिस्ट कहना, और ये एक डेफिनेशन है जो हम लोगों ने बना ली है, मुख्तार अहमद हम्म। अंसारी, हकीम अजमल खां, है ना, ये सब लोग जो है मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं। अरे भाई ये नेशनलिस्ट हैं, ये तो सब गांधी के साथियों में थे, गांधी के साथ काम कर रहे थे, तो धर्म तो उनका कहीं उसमें आता ही नहीं। समझ गया सर, नेशनलिस्ट हैं बस, काम कर बाकी हिंदू मुस्लिम क्यों मैटर कर नेशनलिस्ट रहा हैं, है इतना। तो जैसे और लोग हैं ऐसे वो लोग हैं। तो वो समझ। क्या, दूसरी चीज, हम्म। मौलाना आजाद एक धर्म से प्रेरित होके एक इस्लामी परिवार से आए, और उनके फादर भी मौलवी थे और हम्म। स्कॉलर थे बड़े जाने माने। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के शुरू के समय में ही 15-20 साल 25 साल की उम्र में ही ये महसूस कर लिया कि सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर होना या सिर्फ मुसलमानों की बात करना, जो अल हिलाल में और अल बलाग में उन्होंने लिखी शुरू में, उससे काम चलने वाला नहीं है। देश की लड़ाई को अगर लड़ना है तो आपको इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म की बात करनी पड़ेगी। आपको इस्लाम से हटके जो और लोग हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबको फिर समन्वय बना कर। इस्लाम को ही इस्तेमाल किया ये कहने के लिए कि इस्लाम ये गुंजाइश रखता है कि वो सब लोगों के साथ मिलके एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। और उसमें मिसाल दिया उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की, कि प्रॉफेट मोहम्मद जब मदीना गए मक्का से हिजरत के बाद, तो वहां उन्होंने यहूदियों के साथ मिलके, ज्यूज के साथ मिलके एक नए राष्ट्र का, देश का, पहले मुस्लिम देश का निर्माण किया, और कहा कि यहूदी और मुसलमान दोनों मिलके एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब जब प्रॉफेट ने ये काम कर दिया अपने तो शुरू हम के भी कर जीवन में सकते ही, हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते ना? अब हम तो वो फॉलो वाले। उस वक्त अगर कुछ दिन बाद वो फेल हो गया था, तो आज भी फेल हो, तो जब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक साथ ना मिलें ना। तो ये चीजें उनके जीवन में हैं जो आज हम लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मौलाना आजाद को एक फेल्ड लीडर नहीं मानता। लोग कहते हैं कि मौलाना आजाद फेल्ड, जिन्ना वन, ना, बिकॉज जिन्ना डिवाइडेड द कंट्री, ही फेल्ड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। इसका संदर्भ ये भी आता है कि वो जो स्पीच उन्होंने जामा मस्जिद पर दी थी उसका बहुत इम्पैक्ट, मतलब नहीं, इसका ये भी संदर्भ आता है कई बार। नहीं, वो तो स्पीच तो आजादी के बाद हुई ना, वो तो डिवीजन के बाद की अच्छा। स्पीच है। हाँ, वो तो 1947 के, मतलब आजादी के कि मत 2-3 जाइए महीने यहाँ से और वो करके। वो तो एंड है, बिल्कुल तो एंड है। अच्छा, वो नहीं, उससे पहले जो वो करते रहे, वो कोशिश ये करते रहे, दारुल उलूम देवबंद और जमातुल उलमा हिंद, ये दो संस्थाएं थी जिसके मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग लीडर थे, और जो मौलाना आजाद के बड़े बड़े सपोर्टर थे। बहुत बड़ी सपोर्ट मौलाना आजाद को इन लोगों से मिली। इस पूरे इंस्टीट्यूशन का आज उनका जो रोल है दारुल उलूम देवबंद का, वो बिल्कुल अलग है। आज तो हमारे, मैं बहुत सी चीजें पसंद नहीं करता हूँ जो कहते हैं, उस समय भी उनका जो एटीट्यूड था बड़ा रिग्रेसिव था, वो अलग है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वो मुस्लिम लीग पर सवालिया निशान लगाए हुए थे उस समय, और कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात कर रहे थे हुसैन अहमद मदनी मौलाना आजाद के साथ मिलके। आज जो लोग कहते हैं कि साहब इतने लोग हिंदुस्तान में कैसे रह गए, जो लोग हिंदुस्तान में रहे, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
ये मैं बात कह रहा हूँ, लोगों को इस बात में जनरली लोग ध्यान नहीं देते और लोगों ने लिखा भी नहीं है, और मैं अपनी इस किताब में कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे लिखा जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे था, जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, खून खराबा हुआ, यहाँ से तो ज्यादा से ज्यादा लोग भाग जाने चाहिए थे। यही वो जिले हैं जहाँ आज भी मुसलमानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब थिकली पॉपुलेटेड है। क्यों है भाई? यहाँ से लोग क्यों नहीं गए? यहाँ से लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लोग देवबंद मदरसे के इम्पैक्ट में थे, मौलाना आजाद के असर में थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के असर में थे। बावजूद इसके कि लोग को डराया जा रहा था कि हिंसा होगी, होती भी थी, वो भी रही थी चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद ये अब गांवों में टिके रहे। तो ये अच्छा, आर्टिजन्स, हमारे वीवर्स, जो एक अजलाफ कम्युनिटी जिसको कहा जाता है, बैकवर्ड कम्युनिटी मुसलमानों में, उनमें से तो मेजॉरिटी में लोग यहीं पर रहे, वो तो गए ही नहीं। सैयद गए, शेख पठान गए, अपर कास्ट, है ना, पढ़े लिखे लोग, बिजनेस वाले, जिनको अपना फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। मुस्लिम लीग प्रोपेगेंडा करती थी, डराती थी। यही एक मुस्लिम लीग का एक हथियार था कि आपका फ्यूचर यहाँ नहीं है, ये हिंदू मेजोरिटी जो है आपको यहाँ पे हजम हो जाएगी, ओवरटेक कर लेगी। हाँ, जो गरीब मुसलमान था उसने कहा कि हमारा फ्यूचर तो यहाँ भी कुछ नहीं, हमारा फ्यूचर वहां क्या होगा? गरीब का क्या फ्यूचर? तो हम अपना घर भी क्यों छोड़ के जाएं? तो हम तो यहाँ हमेशा से रहे, हमारा घर हिंदुस्तान रहा है। जो चीज परेशानियां यहाँ झेल रहे हैं, हमें वहां क्या मिलेगा? हमारे पास यहाँ अपना बिजनेस है, नौकरी है। तो ये मेरी बहुत उत्सुकता बढ़ रही है इस किताब के लिए सर। अरे बस यही इसी तरह की चीजें मैं दरअसल मैंने अभी कुछ दिनों पहले राजमोहन गांधी जी, प्रोफेसर गांधी जी का 25 को इंटरव्यू में कर रहा हूँ, तो अभी मैंने उनकी किताब खान अब्दुल गफ्फार खान पर जो जीवनी थी वो भी मैंने कुछ दिन पहले खत्म की है। तो मेरी बहुत उत्सुकता है इस चीज को समझने के लिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें जो मेरे दर्शकों के लिए मैं महत्वपूर्ण तौर पर रखना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर हबीब ने हमें बताया कि कैसे राष्ट्रवाद के कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे 23 पुरखों में थे, हमारे पुरखों में। और दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि राष्ट्रवाद के कौन से खतरे आ रहे हैं। अंत में मेरी पीढ़ी के, मिलेनियल की जो हमारी पीढ़ी है और तमाम हमारी जनरेशन के लिए इस किताब को आप जरूर पढ़ें, ताकि आप राष्ट्रवाद के सिरे के बहसों को शुरुआत से समझ पाएं। डॉक्टर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू।